नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study4civil। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तराखंड अपर प्रीलिम्स का पेपर जो कंडक्ट होना है यूकेपीएससी के द्वारा 2 जुलाई 2023 को, उसकी पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कर सकते हैं। हमारा लेटेस्ट पेड बैच शुरू हुआ है 24 मार्च 2023 से। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस लेटेस्ट पेड ग्रुप के बारे में। मोटे तौर पर इसमें सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो 150 प्रश्न आपके 150 पूर्णांक के पूछे जाएंगे 2 घंटे में, जिससे आपकी मेंस की मेरिट डिसाइड होगी, उसकी पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस ग्रुप में कराई जाएगी। बेस्ट मटेरियल के साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट टीचर्स के गाइडेंस में। जो लोग भी हमारा ये 24 मार्च से खुलने वाला ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, इस सारे मेंबर्स देखिए कि ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो है। स्ट्रेटजी वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। बहुत जरूरी बातें यहाँ पर बताई गई यूपीपीएससी के बारे में, यूपीपीएससी का ट्रेंड कैसा रहता है। सिलेबस डिस्कशन बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं डिस्क्राइब करके देता है यूपीपीएससी। एचसीएस में क्या होता है, हरियाणा पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्या होता है, बिहार पीसीएस तक में सिलेबस बहुत कोहेसिव फॉर्म में दिया जाता है। मतलब एक पैराग्राफ में लिख दिया जाता है कि भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें क्या करते हैं यूपीपीएससी में कि पूरे टॉपिक तक लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन कौन से टॉपिक हैं और भारत के इतिहास के कौन से टॉपिक है, भूगोल कौन से टॉपिक है और राज्य व्यवस्था कौन से टॉपिक्स हैं। तो सिलेबस डिस्कशन जरूरी है। पेपर भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जो लेटेस्ट कंडक्ट हुआ है 2022 में अप्रैल में, और किस तरीके से आप अगले 95 डेज में 5-6 घंटे हमारे गाइडेंस में हमारे स्टडी कंटेंट को दे करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं यूकेपीएससी प्रीलिम्स की। लास्ट ईयर 3 अप्रैल 2022 को यूकेपीएससी की अपर प्रीलिम्स की परीक्षा कंडक्ट हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा कंटेंट हेल्प कर सकता था आपको पूरे 120 सही सवाल निकालने में। फाइनल आंसर की के हिसाब से 120 प्रश्न जो है आए थे हमारे कंटेंट में से, लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के कंटेंट में से और पेड क्विज में से। 150 में से कट ऑफ कितना गया था वो अभी सब आगे आपको बताया जाएगा। सारांश यह है कि कट ऑफ से काफ़ी अधिक आप तैयारी कर सकते हैं और आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं अगर आप अगले 95 डेज में रिलीजियसली इस स्ट्रेटजी वीडियो के हिसाब से, और जो सेकंड वीडियो बताया जाएगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें उसके हिसाब से अगर लगातार 5-6 घंटे स्टडी कर ले जाते हैं तो जो फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं का आपको कंपाइलेशन दिया जाता है। कई सारे तथ्य जो आपको मैगजीन्स में नहीं मिलते हैं वो हम यहाँ पे कवर करा देते हैं बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में। वो तथ्यपरक तैयारी आपकी कराई जाती है जो आपको क्वेश्चन सही कराने में हेल्प करे आपके एग्जाम में। सिलेबस इतना बड़ा है यूकेपीएससी का, उसको हमने इतने कोहेसिव फॉर्म में दिया था, प्लस उससे जो है आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी सही कर सकते थे। केवल सरल वाले नहीं, कठिन वाले सवाल भी आप सही कर सकते थे। पेड क्विज हमारी काफी लाभकारी आप देख सकते हैं। 40 से 45 सवाल तो डायरेक्टली पेड क्विज से आ गए थे। इस बार हमारा प्रयास है कि इस नंबर को हम और भी आगे बढ़ा सकें, तो इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट को छात्र चुनते रहे हैं और आपने भी भरोसा करके चुना है। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटजी में बताया जाएगा और लगातार आपको जो गाइड किया जाएगा, जो कंटेंट दिया जाएगा, उसको रिलीजियसली कंटिन्यूअसली फॉलो करना है आपको और आप जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्या करना है सबसे पहले, ग्रुप में आने के बाद क्या करना है सबसे पहले, तो जैसे हमने आपको बताया कि स्ट्रेटजी वीडियो देखना है, ये पूरा चल रहा है और आप जो है पहले स्टेप पर हैं। स्ट्रेटजी वीडियो में आपको पूरा समझ लेना है कैसे क्या चलेगा। इसके बाद पेड क्विज में आप जुड़ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने ग्रुप परचेज किया होगा, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, या फिर अन्य ग्रुप आपको क्विज ग्रुप में जरूर ऐड किया गया होगा। तो क्विज ग्रुप में धीरे धीरे आपको हम प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहे हैं। प्रैक्टिस के कई सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि पेड बैच पहले से चल रहा है। फर्स्ट पेड बैच जिन लोगों ने लिया होगा वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो लोग अभी जुड़े हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पेड क्विज में अपलोडेड हैं और लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। यूकेपीएससी पेड क्विज जरा स्पेशल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, क्योंकि इसमें जो सिलेबस के जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, मान लीजिए सल्तनत काल उसमें लिखा है, मुगल काल लिखा है और मुगल प्रशासन लिखा है, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य बन सकते हैं, मुगल प्रशासन शब्द से जितने भी तथ्य बन सकते हैं 1 से लेकर 12-14 जितने भी जरूरी है, सबको हम पेड क्विज में करा रहे हैं। और एक तरीके से पूरे सिलेबस को हम पेड क्विज में उतार लेना चाहते हैं, जिससे आप जो कंटेंट पढ़ें वो आप मैक्सिमम रिटेन कर सकें और कई बार आप महसूस करें कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो कि हम लगभग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस करें और मैक्सिमम क्वेश्चन अपने हमारे में सही करें। ये हमारा टारगेट है। लास्ट ईयर भी हमने किया था, अब इसको हम और इनहेंस करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, ये आप समझ लीजिएगा कि अभी जितने सिलेबस के पॉइंट हैं जो यूनिट वाइज जो है डिवाइड किए गए हैं, तो कितने यूनिट में क्या क्या कंटेंट हमने दे दिया है और कौन सा कंटेंट बाद में दिया जाएगा वो आप देख लीजिएगा। 70% कंटेंट ऑलरेडी दे दिया गया होगा ग्रुप की शुरुआत में ही, 30% कंटेंट जो बाकी है वो जल्द ही दे दिया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न यानी परीक्षा योजना समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं एक बार समझ लीजिए कि 2 पेपर होंगे। सबसे पहला सामान्य अध्ययन का होगा जिसकी तैयारी आप करेंगे हमारे साथ इस ग्रुप में, जिससे मेरिट बनती है। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT यहाँ पे बोला जाता है। ये 100 अंकों मतलब 100 प्रश्न इसमें होते हैं, अंक इसमें 150 ही होते हैं। ये भी 2 घंटे का होता है। अब इस दोनों परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती हैं।
लेकिन इसमें लिखा हुआ द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि जीएटी टेस्ट जो होगा ये अहरकारी प्रकृति का यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा और समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा इसमें। और कट ऑफ बनता है जीएस वाले पेपर से। आप कितना भी सीसैट में अच्छा स्कोर करें, बुरा स्कोर करें, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि आपको हर हाल में 33% अंक पेपर 2 में लाने ही लाने हैं, अन्यथा फिर चाहे आप जितना स्कोर कर ले जाएं पेपर 1 में उसकी महत्व नहीं रहेगी, उसकी महत्ता नहीं रहेगी। मुख्य परीक्षा जो अभी पिछले महीने दे करके आए हमारे लास्ट ईयर के छात्र, प्रथम प्रश्न पत्र इसमें भाषा का होता है 300 अंकों का 3 घंटे का। द्वितीय प्रश्न पत्र इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी, कल्चर का होता है 200 अंकों का 3 घंटे में। तृतीय प्रश्न पत्र होता है इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस का 200 अंकों का। उसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का 200 का। पंचम प्रश्न पत्र होता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का 200 का। षष्टम प्रश्न पत्र होता है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का 200 का। और सातवां प्रश्न पत्र होता है जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का। तो ये 1500 अंक ये हो गए। फिर आपका साक्षात्कार होता है 200 अंकों का। 1700 अंकों में से डिसाइड होता है यहाँ पर पीसीएस की जितनी टॉप पोस्ट आई है यूकेपीएससी के द्वारा उसमें से कौन सी आपको मिलती है आपके कट ऑफ के अनुसार, और काफी डिटेल में इनका रिजल्ट जारी होता है, आपके सारे अंक वगैरह बताए जाते हैं इसमें। प्रीलिम्स पेपर में नेगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन भी है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला उत्तर काट लिया जाता है। तो जहां पर भी वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा होती है और साथ ही उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसमें प्रैक्टिस का रोल अहम हो जाता है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं अन्य एस्पिरेंट से, जो लोग एग्जाम में अपीयर होंगे उनसे। बाकी नोटिफिकेशन जब आएगा तो ये सब चीज़ें लिख के आएंगे ऑलरेडी कि ये स्क्रीनिंग परीक्षा है यानी छठवीं परीक्षा है। इसमें इसके अंक जो है मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों से कोई इसका संबंध नहीं रखते हैं। अगर कट ऑफ सपोज करिए कि 96 जाता है 150 में से, तो चाहे 114 कोई लाया हो चाहे मात्र 97 लाया हो, दोनों लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और इनके अंकों में जो डिफरेंस है वो कहीं पर भी मेन से आगे काउंट नहीं किया जाएगा। टोटल पोस्ट वगैरह सब नोटिफिकेशन बताई जाएंगी। हमारा ऐसा मानना है कि जब परीक्षा के 50 से 60 दिन बचे होंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बताया जाएगा कि टोटल पोस्ट कितनी है। हालांकि उत्तराखंड की सरकार आप देख रहे होंगे कि लगातार काम कर रही है परीक्षा रिफॉर्म्स पर। एक अभी एंटी चीटिंग लॉ भी आया, वहां पर आरक्षण पर भी स्पष्टता की गई है कानून ला करके। उत्तराखंड ने अनाउंस किया कि अब रेगुलर बेसिस पर अपर परीक्षाएं कंडक्ट होंगी हर साल, ऐसा उनका कहना है। बाकी धरातल पर क्या क्या आएगा वो तो हम देखेंगे भविष्य में। कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ 2010 का, 2012 का, 2016 का हम यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे। कट ऑफ यहाँ पर देखना शुरू करिए आप 2021 से, क्योंकि नवीनतम पैटर्न जिस पैटर्न पर आप परीक्षा देंगे 2023 की वो 2021 से लागू होता है। जनरल कट ऑफ का गया मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो जनरल कट ऑफ गया था वो गया था 94.01, ठीक है 94.01 गया था। और इवन डेसिमल अंकों से भी कई लोग जो है बाहर हुए थे कट ऑफ में। इस वजह से मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स परीक्षा पर आप ध्यान देना जरूरी है जब हमारे पास 100 से कम दिवस बच जाते हैं। परीक्षा की तैयारी पीसीएस की हमेशा मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा दोनों को ध्यान में रखकर की जाती है, लेकिन ये बात तब लागू नहीं होती जब परीक्षा के 60, 70 या 100 दिन बचे हों। जब 100 का आंकड़ा कम होने लगता है तो आपको प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान देना अब जरूरी हो जाता है। और आपको 100 दिवस जब होने लगते हैं, जैसे 2 जुलाई से अब 100 दिवस काउंट करिए तो 100 से कम दिवस बच रहे हैं और आपको प्रीलिम्स पे लग जाना चाहिए सिलेबस को देख के। सिलेबस का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सिलेबस में आपको एज अ रूटीन वर्क यहाँ पे शो करूंगा। आपको सिलेबस में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं देख करना है, ना उसकी आवश्यकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैच में आप आ चुके हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी अब हमारी टीम की है कि कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करा जाए और बेस्ट मटेरियल सिलेबस के अनुसार दिया जाए, जिससे आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकें, वो भी आसानी से। उत्तराखंड राज्य सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है ये, यानी यहाँ पर प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है। इसको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है ये, और इसमें जो है हम देखेंगे भारत का इतिहास दिया है, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन दिया है। अब इसमें भी देखिए कई सारे डिवीजन इन्होंने कर रखे हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या आएगा, मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, उत्तर गुप्त काल इंपॉर्टेंट है, भारत में इस्लाम का आगमन, मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 19वीं सदी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह दिए हुए हैं, भक्ति सुधार आंदोलन वगैरह। भारत के वायसराय दिया हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम प्रथम वाला 1857, 19वीं और 20वीं शताब्दी के गैर आदिवासी जनजातीय किसान आंदोलन वगैरह। और भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित पहलू, 1858 के बाद की प्रशासनिक सामाजिक न्यायिक प्रणाली, शिक्षा सुधार वगैरह। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। मतलब जो आप कोई भी बुक खरीदेंगे उसमें ज़्यादातर टॉपिक जो है ऐसे लिखे होते हैं, उसी का इंडेक्स यहाँ पर कॉपी करने का प्रयास किया गया है। कुछ टॉपिक्स पर बल दिया गया है, जैसे कुछ एक्ट लिखे हुए हैं, इनके बारे में स्पेसिफिक जानकारी जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति यूनिट 1 में शामिल है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुणिंद और योधेय वंश, कार्तिकेय वंश, खत्तुरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमाऊं का चंद राजवंश। गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857, उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड या यहाँ के सेनानियों का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन संबंधित अन्य पहलू। तो यूनिट 2 में भारत और विश्व का भूगोल दिया है। इसमें भी कई सारे इन्होंने डिविजन्स कर रखे हैं कि विविध शाखाएं, पृथ्वी, सौर मंडल, बेसिक चीजें एनसीईआरटी में जो कवर्ड रहती हैं, परिभ्रमण,
परिक्रमण काल, महाद्वीप, पठार, मैदान, जलमंडल, झीलें, ठीक है, ज्वार भाटा, तापमान, कृषि, पौधे, जंतु, पशुपालन, ये सारी चीजें। भारत के भूगोल में इन्होंने दिया है सामान्य परिचय, विदेशी व्यापार, अनुसूचित जाति जनजाति, सामाजिक परिस्थितियां, अधिवास, प्रदूषण संबंधित अन्य पहलू, कृषि, उद्योग, खनिज, बिजली, जनसंख्या, जो नॉर्मल भूगोल में हम पढ़ते हैं भारतीय भूगोल में। उत्तराखंड का भूगोल भी यूनिट 2 में सारा जो हमने यहाँ पे भारत का भूगोल देखा उससे संबंधित अब इसमें उत्तराखंड राज्य स्पेसिफिक भूगोल भी आपको कवर करना है। इसमें भी प्राकृतिक आपदाएं और अन्य पहलू भी दिया है। यूनिट 3 पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से एसोसिएटेड है। पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है यूकेपीएससी में। तो इसमें पॉलिटी में ऐसा नहीं कि अब पूरी लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे तो पॉलिटी कवर हो जाएगी। इसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो इवन लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, जैसे गवर्नेंस वगैरह, सिटीजन चार्टर वगैरह, संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रवाद राजनीति, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, ये सब। फिर उसके बाद कल्याण में यानी वेलफेयर स्टेट में क्या है, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया, प्रभाव, भारत में चुनाव सुधार, ठीक है, लिंग की राजनीति, समानता, शासन, राष्ट्रीय एकता, भारत की नाभिकीय नीति, पर्यावरणीय समस्याएं, आर्थिक और वित्तीय सुधार यहाँ पे आ जाएगा, भारत में संस्थागत सुधार, ठीक है, ये सब देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त संबंधित अन्य पहलू, जैसे इसमें केंद्र राज्य संबंध वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक मिसिंग है जो अन्य स्टेट पीसेस में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए बड़ा जरूरी होता है। इससे कई सारे सवाल आते हैं प्रीलिम्स में। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सार्क, आसियान, साफ्टा, अन्य क्षेत्रीय गुट, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं, उनसे संबंधित संगठन, उनके प्रयास, विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, वैश्विकता, ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व, संबंधित अन्य पहलू। फिर भारत के संविधान से एसोसिएटेड ये 12 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। भारतीय राजनीति में संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, चुनाव तंत्र प्रक्रिया, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप्स, राजनीतिज्ञों, सरकारी सेवकों के संबंध, भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास, राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां, भारत में प्रशासनिक प्रणाली और मूल्यांकन का विकास, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, विभिन्न महत्वपूर्ण समितियां और आयोगों सहित। अब इसमें आयोगों सहित लिख दिया तो इसी में समितियों के नाम बेसिकली पूछ लेते हैं। जिला प्रशासन, अन्य संबंधित पहलू। पंचायती राज में कुछ स्पेसिफिक चीजें दी है, 2 संशोधन अधिनियम, इससे संबंधित समितियां जो बनी थी, राज्य वित्त आयोग, स्थानीय निकायों को अधिकार देने संबंधित जो पहले की गई हैं सरकार द्वारा, तो समितियां बनी बेसिकली, उनकी रिकमेंडेशंस। भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद, अन्य संबंधित पहलू। अब ये अन्य संबंधित पहलू है ना, ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है क्योंकि इसमें दायरा बढ़ा देता है ये ऊपर लिखे टॉपिक्स का। लोक नीति में सुशासन है, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, संबंधित पहलू, भ्रष्टाचार निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त। फिर राइट्स इश्यूज है। फिर उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था भी है, हमको स्पेसिफिक इसमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे विशेष राज्य के चयन हेतु मापदंड, उत्तराखंड विशेष राज्य क्यों है, ये सारी चीजें। तो यूनिट 4 में आर्थिक और सामाजिक विकास है, तो इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित भारत, आर्थिक विशेषताएं क्या है, भारतीय वित्तीय नीति, मुद्रा, पूंजी, प्रतिभूति बाजार, राष्ट्रीय आय, ये सब, 5 ईयर प्लान और उससे संबंधित चीजें, जनगणना भी आ जाएगा इसी में, बीमा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय भी आ जाएगा इसमें, अंतर्राष्ट्रीय में WTO आ जाएगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऊपर पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है, हम इनको कवर करते ही वैसे भी। वैश्विक मानव सूचकांक, परिभाषिक शब्दावली, उत्तराखंड में भी अर्थव्यवस्था की हमको चीजें देखनी है, बजट और उसकी मुख्य विशेषताएं बिल्कुल प्राइमरी है, ये तो देखना ही देखना है। अब बजट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का उद्योग, योजनाएं, परियोजनाएं, आर्थिक सुधार, पशुधन, कृषि, उससे संबंधित आंकड़े ऑलरेडी कवर कर लेंगे आप, ठीक है। यूनिट 5 पूरा सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी इसमें शामिल है, और भौतिकी भी शामिल है, जीव विज्ञान भी शामिल है, और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली वगैरह। यूनिट 6 में पूरा करंट अफेयर है, ठीक है, उत्तराखंड का, और पूरा नेशनल इंटरनेशनल सब मिला के। सिलेबस ऐसा है कि कोई भी अगर पहली बार देखे तो घबरा जाएगा कि इतना सब कुछ कैसे कवर होगा, ऐसा नहीं है। पेपर अगर आप देखेंगे 2021 वाला, तो सारे बिंदुओं में से कुछ कुछ फैक्ट उठा के पूछते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल कम होते हैं, लिस्टिंग वाले सवाल कुछ ही होते हैं, ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट वाले सवाल होते हैं, जैसे हम क्विज में करा रहे हैं आपकी पेड क्विज में, ठीक है। हालांकि बिल्कुल भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना टॉपिक में लिखा गया है, कोई भी टॉपिक हम तो नहीं छोड़ेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस अपने नोट्स में सारे टॉपिक से सारे जरूरी वाले फैक्ट कवर कर लेगा, और जो भी इररिलेवेंट फैक्ट है या फिर नॉन रेलिवेंट है यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स के लिए, उनको छोड़ भी देगा, ठीक है। तो आशय क्या है कि आपको नहीं परेशान होना है, आपको जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है स्टडी पर। मतलब स्टडी क्या करना है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको ग्रुप में देगा। 70% कंटेंट हमने आपको बताया कि ग्रुप की शुरुआत में दे दिया गया है, 30% बाकी है, वो भी जल्दी करा दिया जाएगा लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में और रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ। बाकी यूनिट वाइज क्या क्या दिया है वो भी हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाले वीडियो में, ठीक है। उसमें आप स्पेसिफिकली देख लीजिएगा कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या हमने दे दिया है, कैसे आपको स्टडी करना है।
वैसे यूनिट 6 पूरा करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको देगा उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए सिर्फ वही आपको पढ़ना है और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये बात अन्य ऊपर यूनिट के लिए भी लागू होती है कि जो हम आपको देंगे यूनिट वाइज वही आपको पढ़ना है और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है हम इसमें ज़्यादातर फोकस करेंगे एक बार फिर से 2021 वाले पर, क्योंकि यही लेटेस्ट पैटर्न का पेपर है। इसमें यूनिट वाइज मैंने नहीं रखा है, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपको भी समझने में। हमने इसको टॉपिक वाइज रखा है, जैसे नॉर्मल स्टेट पीसीएस के टॉपिक्स डिवाइड होते हैं। जैसे हिस्ट्री में 17 सवाल आए थे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जिस टॉपिक से जितने सवाल आए थे वो हमको एक प्रायोरिटी डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा कि स्टडी की प्रायोरिटी हम क्या रख सकते हैं। कोई भी टॉपिक मैंने कहा कि हम अपने नोट्स में नहीं छोड़ेंगे, हालांकि पढ़ने की जो प्रायोरिटी हो सकती है कि सब्जेक्ट को कितना समय देना डेली, वो ये चीज़ डिटरमाइन करेगी कि पुराने वर्षों में क्या क्या उनका वेटेज रहा है। हिस्ट्री के 17 सवाल, आईएनएम के 6 सवाल, तो टोटल हिस्ट्री के 23 सवाल मान सकते हैं, ठीक है। 1/6 हो रहा है लगभग। यूके स्पेशल पूरा 21 सवाल में पूरा यूके स्पेशल यहाँ पे कवर कर लिया था। उत्तराखंड का राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड का इतिहास, सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सब कुछ 21 सवालों में इन्होंने कवर कर लिया था। फिर 16 सवाल यहाँ पर आए थे ज्योग्राफी के, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सवाल आए थे 9, फिर 12 सवाल यहाँ पर विज्ञान से आए थे, 2 सवाल यहाँ पर पारिस्थितिकी पर्यावरण से आए थे, 17 सवाल यहाँ पर आ गए थे आपके राज्य व्यवस्था से, 5 सवाल यहाँ पर आए थे आपके कंप्यूटर जीके से, 13 प्रश्न यहाँ पर आपके इकोनॉमी के आए थे, जिसमें ज़्यादातर बजट से एसोसिएटेड चीज़ें थी, इकोनॉमिक सर्वे से एसोसिएटेड चीज़ें थी। स्टैटिक इकोनॉमी की भी कुछ चीज़ें पूछी गई थी। हाफ आप मान सकते हैं, आधा स्टैटिक आधा इकोनॉमी का करंट आया था। 27 सवाल यहाँ पर पूरे करंट अफेयर के आए थे, इसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल सब शामिल है। 2 सवाल यहाँ पर कल्चर के आए थे। तो हम यहाँ पर क्या डिराइव करते हैं, हम डिराइव करते हैं कि करंट अफेयर को हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे यूके स्पेशल को, जिसका कंटेंट काफी लिमिटेड हम देंगे। फिर हिस्ट्री आईएनएम आप रख सकते हैं, फिर पॉलिटी रखेंगे, फिर ज्योग्राफी रखेंगे, ठीक है, फिर साइंस एनवायरनमेंट रखेंगे, फिर इकोनॉमी, फिर कंप्यूटर, फिर कल्चर। इस तरीके से जो हमने अभी दे दिया है आपको ऑलरेडी, उसमें आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर को प्रायोरिटी देना है, यूके स्पेशल को, हिस्ट्री आईएनएम को, फिर पॉलिटी को, फिर ज्योग्राफी को, ठीक है। अब हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा यूके स्पेशल से, तब भी हमने इसको सेकंड पर क्यों रखा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रायोरिटी शिफ्ट होती है हमारी स्टडीज में। जैसा कि हमने आपको कहा कि कुछ टॉपिक्स के नोट्स अभी नहीं दिए गए, वो कब दिए जाएंगे, वो आपको दिए जाएंगे अप्रैल एंड तक, ठीक है। अप्रैल एंड तक दे दिया जाएगा, तब भी आपके पास 30% कंटेंट पढ़ने के लिए 60 से अधिक दिन होंगे, ठीक है। 70% हम कंटेंट दे चुके हैं, 30% बाकी है, उसको पढ़ने के लिए 60 से अधिक दिन आपको मिल जाएंगे। तब तक जो कंटेंट दिया जा चुका है आप निश्चिंत होकर उसको पढ़ते रहिए और टाइम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाकी कंटेंट। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, हम पेड क्विज तो करा ही रहे हैं लगातार, लेकिन एकदम तैयारी को परिपक्व करने के लिए, ठीक है, सेक्शन वाइज और फुल इन टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। 10 फुल इन टेस्ट सीरीज होगी, जैसे 150 प्रश्नों का पेपर आता है 2 घंटे वाला, वो आपको टेस्ट सीरीज का फील देने के लिए ये 10 फुल इन टेस्ट सीरीज होंगी। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे और फुल इन टेस्ट सीरीज में 150 एमसीक्यूज होंगे और सेक्शन वाइज में टोटल 50 एमसीक्यूज रहेंगे। इसकी डेट्स नोट कर लीजिएगा, 20 मई से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, खत्म होगी 31 मई को। टाइमिंग यहाँ पर सेम रहेगी और पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट होगा, किसी ऐप पर या वेबसाइट पर नहीं होगा लॉगिन से। फुल इन टेस्ट सीरीज जो हमारी शुरू होगी वो 1 जून से होगी और इसको 19 जून को खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर आपके पास 12-13 दिवस यहाँ पर बच जाएंगे 2 जुलाई तक के लिए फाइनल रिवीजन के लिए। टेंटेटिव डेली स्टडी प्लान बताए जाने की रिक्वेस्ट कई सारे मेंबर्स की आती है कि 5-6 घंटे तो आपने बता दिए, 5-6 घंटों का एक टेंटेटिव स्टडी प्लान भी यहाँ पे बता दी जाए। तो मेरा सबसे पहले उत्तर हमेशा ये होता है कि जो आप प्लान बनाए होंगे पहले से वही सबसे बेस्ट प्लान है। हालांकि हमारे मटेरियल के साथ 5-6 घंटे आपको कैसे देने हैं, इसके लिए आप डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहला तो स्टडी टाइम होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिस का टाइम। आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर की तैयारी में डेली 1 आवर प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। उसके लिए उन्होंने तमाम तरीके के रिसोर्सेज दिए हैं, जैसे पेड क्विज ग्रुप है और फिर जो आपकी टेस्ट सीरीज आएगी वो, फिर कुछ पीवाईक्यू हमने दिए हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 1 आवर यहाँ पर हम प्रैक्टिस का मान ले रहे हैं और स्टडी टाइम हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं 5 आवर का। तो डेली 6 घंटे आपको इस तरीके से निकालने चाहिए 1 आवर प्रैक्टिस के लिए, ये रिजर्व रहेगा। अब प्रैक्टिस के अलावा स्टडी जो है कैसे होगी, स्टडी देखिए हमने यूनिट वाइज आपको दिया है कंटेंट यूनिट वाइज, तो 6 यूनिट है कुल मिला करके। हर यूनिट को आप 50-50 मिनट दे करके 6 यूनिट कवर कर सकते हैं डेली। अगर आपको बल्कि लग रहा है तो कोई 3 यूनिट आप ले सकते हैं, कोई 3 यूनिट ऑल्टरनेट डेज में। हर यूनिट को 1.5 आवर ईच देकर आप जो है स्टडी टाइम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यूनिट वाइज रहने का फायदा है कि हर चीज़ जो है कोहेसिव फॉर्म में आ गई। सारे जो टॉपिक्स हैं एक यूनिट में हमने करके सिलेबस वाइज दे दिया है। हर यूनिट में से 2-2, 3-3 पॉइंट कम है अभी, वो मैंने आपको बताया कि अप्रैल एंड तक जो है वो दे दिए जाएंगे। तब तक आप यहाँ पर इस तरीके से स्टडी शुरू कर सकते हैं। 1 आवर प्रैक्टिस यहाँ पे दे दिया है। 1 आवर इसलिए क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिनका बैकलॉग आपको क्लियर करना पड़ेगा। बैकलॉग यानी कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उनको भी यूनिट पढ़ने के साथ साथ सॉल्व करना आपको शुरू कर देना चाहिए। ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें से कई सारे आपको एग्जाम में तक देखने को मिल सकते हैं, क्विज में अपलोड हुए क्वेश्चन। तो आप यूनिट वाइज जो है स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। पेड क्विज लगाना शुरू कर दीजिए, जो पहले क्वेश्चन पेड क्विज में अपलोड हो चुके हैं उनको आप सॉल्व करना शुरू करिए, नए वाले अपलोड होते रहेंगे। डेली टेंटेटिव प्लान इस तरीके का हो सकता है, आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज प्लान भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से यूनिट वाइज रखेंगे तो ठीक रहेगा, कंफ्यूजन कम रहेगी।
स्टूडेंट्स के जो कई सारे डाउट होते हैं ग्रुप में आने के बाद, या फिर कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं जो पहली बार तैयारी में उतर रहे होते हैं स्टेट पीसीएस में, कि इतना सब कुछ कैसे लर्न होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक पूछ ले रहते हैं कि मतलब पूछ लेते हैं कि कितना सब कुछ कैसे रटा जाएगा, जबकि हर चीज़ रटनी नहीं है। हाँ, मैंने ये बिल्कुल मानता हूँ सिलेबस की कुछ चीज़ें रटने वाली भी होती हैं, लेकिन उनका भाग पूरे सिलेबस का 2-4% से अधिक नहीं होता है। जो लॉजिकल टाइम स्केल हो गया, कुछ आर्टिकल्स हो गए, उनमें आपको कोई सारी चीज़ें जो है वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा सिलेबस याद करने वाला होता नहीं है। और ना ही स्टेट पीसीएस के सिलेबस की डिमांड होती है कि आप पूरा सिलेबस याद करिए। आप सिलेबस देखिए, मैंने आपको सिलेबस दिखाया, उसमें कहीं पर भी लर्न शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर मेमोराइज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर कंठस्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम की डिमांड ही नहीं है, प्रीलिम्स एग्जाम की डिमांड ही नहीं है कि आप याद करिए पूरे सिलेबस के सारे पॉइंट को। सारे तथ्य किसी को नहीं याद हो सकते हैं, पेपर बनाने वाले को भी नहीं, पेपर सॉल्व करने वाले को भी नहीं, ठीक है। तो रियलिटी को यहाँ पे फेस करने की कोशिश करते हैं। आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में या फिर किसी भी राज्य में स्टेट पीसीएस देंगे तो वन ऑफ द टॉप पोस्ट में आप जाने वाले हैं। यहाँ पर एक सिलेबस होता है, उसकी होती है प्रिपरेशन। तो जो याद करने वाला टर्म है उसको हटा दीजिए। हम क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, हम कभी भी कोई चीज़ याद नहीं करते। प्रिपरेशन कैसे होती है? प्रिपरेशन होती है मल्टीपल रीडिंग से। प्रिपरेशन मजबूत कैसे होती है? रिवीजन से। और फैक्ट्स को रिटेन कैसे किया जाता है? फैक्ट्स को रिटेन किया जाता है लगातार प्रैक्टिस से। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं, आप इनका समावेश लाते हैं अपने जीवन में, तो आप स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, फिर मेंस भी लिखते हैं। लास्ट ईयर तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच ज्वाइन किया था, कई सारे लोग हमारे साथ आए थे, उन लोगों ने मेंस भी दिया अभी हाल का, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जो लोग भरोसा करके और रियलिटी को फेस करके इन सारी चीज़ों को फोकस कर ले जाते हैं, जो आपको दिन में मैंने 5-6 घंटे के लिए कहा है, उसमें आप क्या करेंगे? यही सारी चीज़ें करेंगे ना, तभी तो आप सफल होंगे। आप मल्टीपल रीडिंग करेंगे इन 5-6 घंटों में, रिवीजन भी करेंगे, फैक्ट्स भी रिटेन करने की कोशिश करेंगे हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ। जैसे प्रैक्टिस में हमने क्या दिया है आपको, पेड क्विज जो चल रही है, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी। तो सिलेबस की और प्रीलिम्स सिलेबस की खासकर कोई रटंत विद्या नहीं होती है, इसमें आपकी तैयारी होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है आपके साथ, जो मेंस के पेपर होंगे उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और फिर आपका साक्षात्कार होता है, उसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है। तो हर स्टेज की डिमांड अलग अलग है। पहले स्टेज की हम तैयारी कर रहे हैं, पहले स्टेज की डिमांड है कि आप फैक्ट्स कई सारे आपको पता हो, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, और आप इतना तैयार करें उन फैक्ट्स को कि आप उन 4 ऑप्शंस में से सही वाला आइडेंटिफाई कर सकें। पहले स्टेज में कुछ लिखना नहीं है, पहले स्टेज में कोई रिटन पेपर नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर सॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग से, मल्टीपल रिवीजन से, और अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो तो ये सब चीज़ें आसानी से हो जाया करती हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ, अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो हमारी टीम से गाइडेंस ले सकते हैं, समय समय पर अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। इतना चीज़ें अगर आप कर लेगा अगले 100 दिवस तक, तो आराम से 2 जुलाई होने वाले पेपर में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई बेस्ट बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर आप हमसे पूछे कि यूनिट 1 की कोई बुक बता दीजिए, यूनिट 3 की कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिसमें सब कुछ हो, मेरा जवाब होता है नहीं। इवन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो यूनिट वाइज कंटेंट दिया है, हमारे कुछ पॉइंट दिए जाने बाकी है, इसमें भी मैं 100% गारंटी कभी नहीं लूंगा कि जो 150 क्वेश्चंस कमीशन फ्रेम करेगा वो सारे के सारे आप आंसर कर ले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, और किसी मटेरियल के द्वारा नहीं हो सकता है, और ऐसा करना भी नहीं है। कट ऑफ के लिए आपको कितने अंक चाहिए? कट ऑफ कितना गया था? 94.01 गया था यहाँ पर टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज और अन्य पोस्ट के लिए कुछ कुछ कम रहा था। तो इतना तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, हो सकता है हमारे मटेरियल के साथ। मैंने आपको बताया कि 120+ क्वेश्चन जो हमने जो है सही करवाने की कोशिश की थी अपने स्टूडेंट्स की, अपने कंटेंट से और अपने क्विज ग्रुप से, जो है 120+ क्वेश्चन स्टूडेंट सही कर सकते थे। काफी सारे प्रूफ भी हमने आपको दिखा दिए थे वीडियो की शुरुआत में ही। तो इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, या फिर अगर ये थोड़ा ज्यादा भी चला जाता है तब भी जो है नॉर्मल अगर ये पैटर्न रहा तो 96-98 से ज्यादा नहीं आएगा। आपको टारगेट करना है 110+ क्वेश्चन सही करने का नेगेटिव मार्किंग के बाद, जो कि बिल्कुल किए जा सकते हैं हमारे कंटेंट को पढ़ करके, हमारी गाइडेंस में। लेकिन कभी भी आप 145 क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि 2-4 तो डिस्प्यूटेड ही होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे यूपीपीएससी में, 2-4 क्वेश्चन में डिस्प्यूट निकल आता है, फिर वो इनिशियल आंसर की, फाइनल आंसर की में सही होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। लेकिन हमेशा ही टारगेट आपको बड़ा रखना चाहिए, इसीलिए क्योंकि अगर जो है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए, आपका सही वाला गलत करने की कोशिश की कमीशन ने मॉडिफाइड की में, तो भी आप सेफ जोन में रहें। तो जैसे 110+ का टारगेट रखना है। टारगेट रखना कोई भी चीज़ का आसान है, टारगेट पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें निष्ठा बनानी पड़ती है, लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। आपने जो है जेब पर दबाव डाला है, हमारे ग्रुप में आए हैं, अब आपको मानसिक जुगाली करनी, थोड़ा दिमाग पर भी दबाव डालना है, और चारित्रिक विशेषताओं का अपने यूज़ करना है, ठीक है। अपनी क्षमताओं का यूज़ करना है, और बिल्कुल किया जा सकता है। आप प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए। अगले 90-95 दिवस में मेंस के लिए जो है 160+ दिवस का समय मिलेगा आपको, ठीक है, एज पर कैलेंडर। फिर आप मेंस की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। अभी से प्रीलिम्स के लिए जुटना जरूरी है, अदरवाइज जो है पॉइंट शून्य अंकों, शून्य नहीं, माफ कीजिएगा, डेसिमल अंकों से भी जो है लोगों ने मिस किया अपना कट ऑफ। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से 0.001 002 अंकों से भी कई लोगों का कट ऑफ रुका था लास्ट ईयर। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट ऐसा है कि आपको कट ऑफ क्लियर करवा सकता है। आप सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, और ना करने की इच्छा रखनी चाहिए।
यूकेपीएससी का पेपर क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए या फिर मेंस या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस को क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि स्टूडेंट का ब्रिलियंट होना जरूरी है, उसके पास जो है एक क्यूरियस माइंड होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा मेहनती होना जरूरी है। मेरा मानना है या फिर किसी भी रियलिस्टिक पर्सन का मानना है कि स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है एग्जाम की डिमांड को पूरी करना। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम की डिमांड फुलफिल कर ले जाएंगे तीनों स्टेजेस में, और कोई मायने नहीं रखता कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, कुछ भी मायने नहीं रखता। एग्जाम की डिमांड जहाँ पर फुलफिल हो गई, एग्जाम की डिमांड क्या है कि हर स्टेज पर कुछ चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, सारे बॉक्सेस को अगर आप चेक करते हुए चल रहे हैं, मतलब सारी एग्जाम की डिमांड को पूरा करते हुए चल रहे हैं, तो सब बढ़िया है। ठीक है, सब बढ़िया करने के लिए क्या होगा कि सही गाइडेंस, सही मटेरियल, जैसे प्रीलिम्स के स्टेज में सही मटेरियल वो है जो आपको सारे फैक्ट से रूबरू कराए जो पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। मेंस एग्जाम में आपकी ऐसी आंसर राइटिंग कराए और आपको ऐसा कंटेंट दे जो आप लिखें अपने सातों पेपर में आंसर्स के रूप में, तो आपको अच्छे अंक मिले और आप उसको क्लियर करें, और साक्षात्कार तो खुद पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम की डिमांड हर स्टेज में पूरी करना जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपसे प्रॉमिस करता है कि जो प्रीलिम स्टेज है उसकी एग्जाम की डिमांड करने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, बशर्ते आप अपने को समर्पित करने को तैयार हैं 5-6 घंटे डेली की नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। अगर आप तैयार हैं तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़ करके, हमारा कंटेंट पढ़ करके, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके और हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। आइए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो नंबर 2 देख लीजिए आप लोग। यूनिट वाइज क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन से यूनिट्स में क्या क्या दिया जाना बाकी है, इसको एक बार समझ लीजिए और अपनी पढ़ाई अब आप शुरू कर सकते हैं।